जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। विकास की भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं। ईशावास्योपनिषद कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागधा कस्विद्धनम। तो एक विकास की अवधारणा यह भी है। देश, काल और परिस्थिति के आधार पर विकास की अवधारणाएं बदलती रहती है। हमारे देश को जिस विकास की अवधारणा की जरूरत है वह संकुल आधारित विकास, ग्रामीण आधारित विकास है, कृषि आधारित विकास है और व्यक्ति के स्किल आधारित विकास है। आज ऐसे ही हम विकास पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ आज के चर्चा में शामिल हो रहे हैं कुमार देवाशीष। कुमार देवाशीष विकास के एक्सपर्ट हैं, ग्रामीण विकास के एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ ISDG रिसर्च फाउंडेशन के आप निदेशक हैं। आशीष जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। आशीष जी, विकास की जब हम बात करते हैं तो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है संकुल आधारित विकास, ये संकुल आधारित विकास क्या है? सबसे पहले तो धन्यवाद इस कार्यक्रम में आपने बुलाया। और जब हम विकास की बात करते हैं तो समस्त विकास के केंद्र में जो नई पद्धतियों में जो विकास आया और पुरानी पद्धतियों का जो हमारा चिंतन है, जब उसको एक साथ समेकित रूप से हम देखते हैं जी, तो विकास के मूल में व्यक्ति है। विकास के मूल में जब व्यक्ति है, उसके बाद अगले स्तर पे जाते हैं तो विकास के मूल में गांव है, समाज है। तो जब यहाँ पर हम आते हैं और हम गांव पे काम करने की बात करते हैं, ग्रामीण समाज के विकास की चिंता करते हैं, उसके संसाधनों के विकास की चिंता करते हैं, उसके व्यक्तिगत कौशल अपेक्षाओं के विकास की चिंता करते हैं, तो वहीं पे एक बिंदु आता है कि क्या एक यूनिट कौन सी एक इकाई ली जाए, क्या इकाई ली जाए जी, व्यक्ति इकाई हो, परिवार हो, गांव हो। तो उसी में विषय आता है कि क्यों ना एक गांव का संकुल हो। ये विकास एकांगी होकर नहीं रह सकता। यह विकास जो है, जो नदी, नाला, पहाड़, झरना वो एक क्षेत्र में बहता है। कोई एक गांव की सीमा को चिन्हित करके न नदी चलती है, न नाला चलता है, न पहाड़ चलता है, न खेत खलिहान की ऊंचाई नीचाई चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो न जानवर उस तरह से चरते हैं, न लोगों का आना जाना, न जंगल उस तरह से फैलते हैं। तो उसमें कल्पना आती है, एक संकुल की बात आती है। तो जब काम करना है, जब एक तरह की परिस्थिति में आसपास में 4-5 गांव पे आप काम करते हैं, 10 गांव पे काम करते हैं, जिनकी भौगोलिक, सामाजिक, वैचारिक पद्धतियां, जीवन शैली एक तरीके की है, तो उनको आप संकुल के रूप में चिन्हित करते हैं और उस पर काम करने का लक्ष्य प्रारंभ करते हैं। और एक और विषय इसमें महत्वपूर्ण निकल कर ये आता है कि जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपको स्केल भी मिलता है। एक तरह की गतिविधि करने वाले लोगों की एक संख्या मिलती है जिनके ऊपर आप प्रभावी रूप से प्रशिक्षण कर सकते हैं, प्रभावी रूप से प्रयोग कर सकते हैं। और वह संकुल एक बीज की तरह काम करता है जो एक मॉडल, एक आदर्श बनकर विकसित होता है। तो यही संकुल की सोच है। अच्छा, तो ये एक अवधारणा रही है, पहले के विकास की अवधारणा रही है कि चलो भाई एक बार पूंजी काफ़ी लगा दो एक जगह और फिर उसको पूरा डेवलप कर दो। लेकिन फिर बाद में एक अवधारणा आई कि नहीं, बाहर से पूंजी डालना और उसमें तो स्थानीय लोगों का कोई एक्सिस्टेंस ही नहीं दिखता है। तो कौन सा विकास, जो अभी जो नया जो अवधारणा आई है, वो कौन सी अवधारणा है? बिल्कुल, इसके ऊपर समाजशास्त्रियों ने बड़ी चिंता की और अभी देश जो एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहाँ अंत्योदय को देश लक्ष्य मानता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना से कई सारे कार्यक्रम चलते हैं, ग्रामीण आजीविका को लेकर कार्यक्रम चलते हैं। जरा मैं चाहूँगा कि अंत्योदय को भी थोड़ा ज़्यादा डिफाइन करते, मतलब क्या अंत्योदय मतलब क्या? जी, वहीं से शुरू करते हैं। तो अंत्योदय का तात्पर्य है कि जब समाज रूप या राष्ट्र रूप को हम देखते हैं, भारत को देखते हैं, चिंतन करते हैं, तो वहाँ जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, जिसकी चिंता गांधी जी भी करते थे। जी बिल्कुल। गांधी जी ने बार बार कहा कि अंतिम व्यक्ति को आप देखिए और उसके बारे में चिंतन कीजिए। उसी विषय को दीनदयाल जी ने भी आगे बढ़ाया और कहा कि अंत्योदय के बिना सर्वोदय संभव नहीं है। तो सर्वोदय आप चाहेंगे कि आप एकाएक से कुछ चाहें, दिल्ली का विकास हो जाए और झारखंड का खूंटी छूटा रहे, तो ये कहीं परिणाम नहीं देने वाला है।
तो उसमें जो लास्ट माइल में जो हमारे लोग हैं, जो हमारे समाज है, परिवार है, उनका विकास क्या है, तो क्या वह अपने जीवन की दैनंदिन आवश्यकताओं, अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है आत्मनिर्भरता के साथ। यदि वह नहीं हो पा रहा है, उन्हें परावलंबित रहना पड़ता है, वह अपनी खेती किसानी से जीवन नहीं चला पा रहे, उन्हें पलायन करना पड़ता है, उन्हें दुर्दिन का सामना करना पड़ता है, तो यह समेकित विकास नहीं है, सर्वांगीण विकास नहीं है। और उस व्यक्ति की चिंता इस पूरे क्रम में उसकी भी भागीदारी को सुनिश्चित करना ही अंत्योदय है। और इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और संकुल से ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है जो आपने विषय बोला कि स्थानीय विकास और बाहर से आके विकास। जी जी। तो विकास जो है, या फिर वो व्यक्ति की क्षमता, उसके समाज की क्षमता, उसके गांव की क्षमता से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति में क्षमता विकसित नहीं है तो आप उसे कोई बहुत बड़ा जिम्मेदारी दे देंगे, बहुत सारे संसाधन दे देंगे, तो भी वो संसाधन, जैसे कि हमारे यहाँ बारिश 1200-1300 मिलीमीटर वर्षा होती है झारखंड राज्य में, लेकिन सारा पानी बह जाता है, हम एक फसली राज्य की तरह रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पानी को रोकने के पर्याप्त संसाधन विकसित नहीं किए, तो हमारी क्षमता कहीं ना कहीं बाधित है। उसी तरह से व्यक्ति मतलब क्षमता है, हाँ, लेकिन उस क्षमता का सही ढंग से हमने विदोहन नहीं किया। अब बिल्कुल, तो वो क्षमता को जब आप आगे लेकर आएंगे, उसको चिन्हित कराएंगे, उसी तरह से व्यक्ति भी है। अगर व्यक्ति को आपने उसका कौशल विकसित नहीं किया, उसकी उद्यमिता विकसित नहीं की, वह अपने जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन को सदुपयोग करने की परिपाटी में नहीं आ पाया, तो कुछ भी संसाधन देंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके विलोपित हो जाएगा। तो वहाँ पे उसको संसाधनों का, क्षमताओं का दोहन कैसे करना है, वो सक्षम बनाना ही स्थायी विकास का मानक और मार्ग हो सकता है। अच्छा, आप तो इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? जी, हम क्या कर रहे हैं, तो हम कुछ गाँवों को चुनते हैं जी। सर्वप्रथम कुछ, और मूलतः हम जनजातीय क्षेत्रों में काम करते हैं, अनुसूचित जनजाति समाज के साथ काम करते हैं, और उन गाँवों को भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं, विकास की दृष्टि से, कनेक्टिविटी की दृष्टि से, तो उसमें पिछड़े गांव को चुनते हैं। और यह पहले हम सर्वेक्षण करते हैं। सर्वेक्षण करते हैं, और उसमें हम पिछड़े गांव को देखते हैं, स्पेशली अगर वहाँ पीवीटीजी कम्युनिटी है तो और भी अच्छी बात है, ताकि हमें अपने काम का संतोष पूरा मिल पाए। तो उन गाँव का भौगोलिक सर्वेक्षण करना, उनका जीपीएस पे मैपिंग करना, सारा कुछ करने के बाद वहाँ जो समुदाय रहते हैं उनकी रीति नीति परंपरा क्या रही है, उनका आर्थिक विकास उस जिले का, उस ब्लॉक का, उन गांव का इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक क्या कहता है, वहाँ कितना लेबर इंगेजमेंट है, वहाँ कितना पलायन है, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। और उसके बाद उन गांव के प्रतिनिधियों से बात करते हैं। प्रतिनिधियों से हमारा तात्पर्य सिर्फ पंचायती राज प्रतिनिधि से नहीं है, हम ग्राम सभा के प्रतिनिधियों से भी बात करते हैं। अच्छा, ये फोकस ग्राम सभा पर भी करते हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, ग्राम सभा पे फोकस करने का तात्पर्य क्या है कि जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा एक बहुत पुरानी, सदियों से चलती हुई परंपरा रही है, जिसमें आज भी बल है, और हमारा संविधान भी उनको विधि का बल देता है। तो हम, और पेशा वाले कानून में तो उसको ताकत काफी दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, पेशा कानून मतलब उनको स्वशासन का अधिकार, उनको सुशासन का अधिकार उसके माध्यम से मिलता है। तो हम ग्राम सभा से बात करते हैं, पंचायत प्रतिनिधियों से बात करते हैं, और उस गाँव में जाकर एक सभा बुलाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। हमारे पास उसके लिए विशेष टूल्स डेवलप्ड है कि क्या क्या उनसे पूछना है, जल, जंगल, जमीन, जानवर, आजीविका, उसके अलावा बाकी उनके संसाधन, उनकी अपेक्षाएं, उनकी चुनौतियां, कहाँ वो फंस जाते हैं, क्या कठिनाइयाँ आती है, इन सारे चीज़ों को डिटेल में चिन्हित करते हैं। फिर जो जो संभावनाएं वो बताते हैं, उसको जाकर उसका दृश्यावलोकन भी करते हैं उन्हीं गांव में जाके। अच्छा, कोई नाला बह रहा है, अच्छा यहाँ से अगर यहाँ कोई कुछ पंपिंग की यूनिट लगती है तो कितने लोगों को सिंचाई मिलेगी, कितने लोगों को लाभ होगा। अच्छा, यहाँ इस तरह के कौशल के ऊपर कितने लोग काम करते हैं, तो कौशल विकास की कौन सा एलिमेंट यहाँ ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का एलिमेंट लाने से सर्वाधिक लाभ होगा। तो ऐसे चीज़ों को लेकर उनके अंदर से हम चिन्हित करते हैं और योजना के बिंदु बनाते हैं। मतलब वहाँ के संसाधनों को चिन्हित करना, फिर वहाँ के व्यक्ति में स्किल क्या क्या हो सकता है उसको चिन्हित करना, और इस दोनों को सही ढंग से विदोहित करना। बिल्कुल। तो वहाँ जो उनके पास, मतलब हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में भी कहते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, तो इन जो 4 बिंदु है, ज़मीन है, उनका श्रम है, उनकी जो पूंजी है और उनकी जो उद्यमिता है, इन चारों चीज़ों की अपेक्षाएं किस दिशा में जाती हैं, संभावनाएं क्या हैं, और उनसे सुन के और वहाँ क्या संभव है, इसको चिन्हित करके
उनके द्वारा, उनके निर्देशन में योजना बनाते हैं, उन्हीं से उसको अनुमोदित कराते हैं और फिर विभिन्न जो सहयोगी संस्थाएं हो सकती हैं जो ऐसे क्षेत्रों में काम करने के लिए कुछ राशि देने के लिए इच्छुक है, उनसे बात करते हैं, संवाद करते हैं और वहाँ पे काम का सूत्रपात करते हैं। अच्छा देवाशीष जी, इन सारी चीज़ों में सबसे बड़ी जो समस्या अभी मतलब रिसेंट एरा में जो देखने को मिलता है वो है मार्केट। जैसे कोई मतलब संसाधन है उसका विदोहन हो गया, मतलब वैल्यूएडिशन हो गया और वो आ गया, पक करके बन करके तैयार हो गया, फिर उसको मार्केट से जोड़ने की बड़ी समस्या होती है। इसके लिए क्या करते हैं आप? जी, ये बहुत ही समीचीन प्रश्न है आज की परिस्थिति में, विशेष करके झारखंड जैसे राज्य के लिए। तो देखिए, हमने 3 बिंदु निर्धारित किए जो हमने अनुभव प्राप्त किया समाज के साथ काम करने में जी। तो वो क्रम बना कुछ इस तरह की: उत्पादन, उद्यमिता और सहकार। तो जैसे हमने कहा कि उत्पादन तो किया हमने, लेकिन वो डिसिपेट कर जाता है, वो बह जाता है, वो बिल्कुल इधर उधर हो जाता है। तो बारिश आई, बारिश चला जाता है। तो उस उत्पादन के मूल्य को रोकने की जो श्रृंखला है वो उद्यमिता है। तो जब तक किसी भी जनजातीय क्षेत्र या अंत्योदय जिस क्षेत्र में हम अगर बात करते हैं वहाँ विकास की रोशनी नहीं पहुँच रही है, तो वहाँ उद्यमिता आवश्यक है। और इसको लेकर भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी लोग समर्पित हैं और बार बार कहते हैं स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत। ये बातें अब सामने आ रही है और बड़े विमर्श में आ रही हैं। तो जब वहाँ स्थानीय उद्यमिता विकसित करेंगे तो उस उत्पादन का जो उचित मूल्य है वो वहाँ मिलना अधिकतम प्रारंभ होगा। और उसके बाद सबसे ऊंचे स्तर पे जब हम आते हैं तो सहकार की बात आती है, जिस पे भी भारत सरकार, राज्य सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह हो या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो, हमारी ग्राम सभा हो, ग्राम सभा के माध्यम से भी कई जगह इस तरह सहकार के बिंदु सामने आ रहे हैं। तो ये उत्पादन, उद्यमिता, सहकार के माध्यम से बढ़कर ही हम मार्केटिंग के चैलेंज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्थानीय उद्यमिता नहीं विकसित होगी, स्थानीय स्तर पे उसको समझने वाला कोई व्यक्ति, उसका जिम्मेदारी लेने वाला हम विकसित नहीं कर पाएंगे, तो हम मार्केटिंग चैनल को कभी मजबूत नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि आपने जो जनजातीय क्षेत्र हो या अंत्योदय क्षेत्र हो, जहाँ कहीं भी आपने काम किया, इसका कैसा आपको अनुभव कैसा प्राप्त हुआ? देखिए, अनुभव बहुत ही पॉजिटिव रहा। लोग अपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं कि कोई हमारा साथी बनकर आए और हमारे साथ काम करे। लोगों में स्पष्ट है, लोग कर्मठ हैं, लोगों के अंदर काम करने की इच्छा है। लेकिन जैसे कि होता है कि इतना बड़ा संसार है, जटिल होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन मूल्य श्रृंखलाएं जटिल होती जा रही हैं, उसमें कई बार वो अपने आप को अकेला देखते हैं। तो वहाँ अगर कोई सामाजिक संस्था सहयोग करने जाती है तो सबसे पहले तो उसे उनका विश्वास जीतना है। तो एक बार समाज के साथ, क्योंकि पहले भी कई प्रकार के प्रयोग हो चुके हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ऐसे में जब आप विश्वास जीतने का जो सबसे पहला क्रम है समाज के साथ, वो विश्वास स्थापित कर पाते हैं, तो आप और वो एक हो जाते हैं। न संस्था कोई अलग रह जाती है, न लोग अलग रह जाते हैं, न समाज अलग। तो एकात्मता का जो भाव है वो विश्वास उसका सूत्र है। तो विश्वास के बिंदु से हम प्रारंभ करते हैं, समाज हमारे साथ जुड़ता है, सतत बैठकें, सतत मीटिंग्स, हमारे एक्सटेंशन वर्कर घर घर जाके किसान पाठशालाएं आयोजित करते हैं, 10 किसान 20 किसान को लेके गंभीर चर्चाएं करते हैं, दिन रात उनके साथ जीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। जब ऐसा होता है तो उन्हें भी लगता है कि ये हमारे साथ है, हमारे बीच के लोग हैं और गंभीरता से कुछ करने आए हैं। और समाज आपको हर दृष्टि से देखता है, समाज के अच्छे बुरे सारे लोग सामाजिक संस्था को भी, उसके एक्सटेंशन वर्कर को भी बहुत गंभीरता से देखते हैं। ये क्या बातें करते हैं, ये कैसे काम करते हैं। अगर उस दोनों में अंतर दिखता है तो समाज भी चिन्हित करता है। तो हमने वो सबसे पहले तो वो बाधा पार की, हमने विश्वास अर्जित किया। विश्वास अर्जित करने के बाद हमने उनके साथ मिलकर काम किया। हम उनके साथ उनके खेतों में गए, कैसे वो दूसरी फसल ले सकते हैं। हमने पानी के जो संसाधन विकसित किए, ये इसी बिंदु पर हम अभी आना चाह रहे थे कि झारखंड में पानी तो है, लेकिन फिर उस पानी को कैसे रोकना, किस तरह से रोकना, ये बड़ी समस्या है। और जब तक पानी रुकेगा नहीं तब तक वो 3 फसल होगा नहीं या 2 फसल नहीं हो सकता। जी, तो इसको कैसे आपने बिल्कुल, इसलिए सबसे पहले हमने विश्वास के क्रम में पानी के काम ही किए। हमने लिफ्ट इरिगेशन का कुछ काम किया, जो साल भर की सदा नीरा जो नाला था उस पे हमने लिफ्ट इरिगेशन, सोलर लिफ्ट इरिगेशन का यूनिट लगाया और 500 मीटर की डिस्चार्ज पाइप उसकी जब खेतों से गुजरी
और जब लोगों को लगा कि हम गर्मी के दिन में भी फसल कर सकते हैं, जब लोगों को लगा कि पिछले वर्ष बारिश नहीं हो रही है और उस बारिश में भी उनका बिचड़ा बचा हुआ है, धान का बिचड़ा, क्योंकि उनके पास उस नदी का पानी पहुंच गया है, तो वहाँ से जो विश्वास उत्पन्न होता है, वो जो कॉन्फिडेंस जागता है, तो वास्तव में यहाँ के किसानों को आज भी अगर पानी की उपलब्धता करा दी जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो पानी की उपलब्धता कराने के बाद हम लोगों के साथ जो बैठते गए, उनसे बात करते चले गए, उनकी खेत की संभावना क्या है, हमने उनकी मिट्टी की जांच कराई। 115 किसानों का हमने बिशुनपुर संकुल में मिट्टी की जांच अच्छा, बिशुनपुर में आपका काम चल रहा है? जी जी। अच्छा, हाँ। तो बिशुनपुर प्रखंड में हमने बिशुनपुर, चिंगरी, चिपरी, रांगे, सिरका, ये 5 गांव हैं, आसपास के लगे हुए गांव हैं, उरांव जनजाति बहुल गांव हैं, वहाँ हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। तो सॉइल हेल्थ टेस्ट कराया, उनको बताया कि देखो आपकी ज़मीन में किस खाद की ज़रूरत है, नहीं है, बहुत ज़्यादा खाद है, नहीं है, उसको लेके चिंतित होने से पहले जानिए तो सही। कई चीज़ों की सूचना नहीं है, सरल तरीके से उनको कई सारी जानकारियाँ नहीं है कि कितना जानना जरूरी है, कितना जानना नहीं जरूरी है। कई बार ये उनको नहीं पता है कि खेत को सिर्फ नमी चाहिए, खेत को बहुत भर के पानी नहीं चाहिए। तो डॉक्टर शिवेंद्र कुमार जो पलांडू ICAR के डायरेक्टर रहे 12 वर्षों तक, वो हमें सिखाते हैं, हम उनको अपना कृषि के क्षेत्र में मार्गदर्शक मानते हैं कि आप किसानों को इतना बताइए कि पौधों को पानी चाहिए, नमी चाहिए, पानी नहीं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तनकारी विषय हो सकता है। तो पानी आने के बाद लोगों ने दूसरी फसल की बात की, दूसरी फसल की बात आई तो चराई बंदी की बात निकली, कुछ लोगों ने जानवर कंट्रोल किया, दूसरी फसल में कुछ कमाई हुई तो कुछ लोगों ने पलायन भी रोका। तो ऐसे करके एक श्रृंखला चल निकलती है, लोगों का विश्वास बनता है और उसके बाद हम समूह को जोड़ते हैं कि चलो साथ बैठना शुरू करते हैं, थोड़े व्यापक स्तर पे बैठते हैं, हम साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक बैठकें करना शुरू करते हैं, हम चर्चा करते हैं कि चलो अब मिलके एक संस्था, एक किसान क्लब बनाते हैं और उसका खाता भी खुलवाते हैं। अच्छा, ऐसा भी आपने किया कि जैसे कोई क्लब बनाया, फिर उसका खाता खुलवाया बैंक में? जी। तो इस तरह से भी जी, हमने बनारी के बैंक में हरियाली किसान क्लब का खाता बिशुनपुर में खुलवाया। वहाँ सभी किसानों ने 1,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन भी दिया और 30 किसान जुड़ चुके हैं और आगे जो हमारे विषय में जुड़ते चले जाएंगे वो उसके मेंबर होते चले जाएंगे और कंट्रीब्यूशन आता चला जाएगा। और इस तरह से धीरे धीरे वो सारी जिम्मेदारी जो आज हम कर रहे हैं वो सारा काम वो किसान क्लब करने लग जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा रोल ये होना चाहिए कि हम वो कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि उन्हें हमारी आवश्यकता लंबे समय तक ना पड़े, सस्टेनेबल हो। और सस्टेनेबिलिटी तो स्थानीयता के बिना नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो केवल मतलब कृषि पर ही आपका फोकस है कि स्किल डेवलपमेंट पर भी है, या वन डेवलपमेंट पर भी है, या वन के संरक्षण पर भी? क्योंकि ये 3 चीज़, खास करके 4 चीज़ अगर हम इसको करें, जैसे कृषि हो गया, वन हो गया, पशुपालन हो गया और स्किल हो गया, तो ये चारों चीज़ पर आप फोकस कर रहे हैं कि केवल कृषि पर ही डेवलपमेंट को फोकस कर रहे हैं? जी, हमने जब समेकित विकास, संकुल आधारित समेकित विकास की बात की तो 3 एलिमेंट्स को चुना। एक था प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, NRM, जिसको नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। इसको जरा विस्तार से जरा बताइए, ये क्या है? तो क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझ पाता है। तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में आप जल, जंगल, जमीन की चिंता सोचिए कि सारा पानी जो आ रहा है हमारे पास, वो पहाड़ों पर बारिश गिरती है, उन पे पेड़ है, वहाँ से गिरते हुए पानी आके हमारे खेतों में आता है, खेतों से जाते हुए नदियों में चला जाता है और बह जाता है। तो इस बीच में हम पानी को कैसे प्रबंधन करते हैं, ये उसका बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये जल का प्रबंधन, ये जल प्रबंधन। उसके बाद तो प्राकृतिक संसाधन में हम जल प्रबंधन की बात करते हैं। दूसरा, एक आजीविका का बास्केट हम लेते हैं। और बास्केट क्यों लेते हैं? हम सिर्फ कृषि ले सकते थे, लेकिन हम सिर्फ कृषि नहीं लेते, क्योंकि पूरा समाज कृषि पे आधारित नहीं है। अगर आप एक ट्राइबल समाज, जनजाति समाज का लाइवलीहुड बास्केट देखेंगे तो एक ही परिवार कृषि भी करता है, एक ही परिवार वनोपज संग्रह भी करता है, एक ही परिवार पशुपालन भी करता है, एक ही परिवार मजदूरी भी करता है, एक ही परिवार कुछ कौशल आधारित काम भी करता है। यानी एक ही परिवार है जिसमें डिफरेंट स्किल के लोग हैं वहाँ। एक ही व्यक्ति भी उस 4 तरह के कामों को कई बार कर रहा होता है। वो खेती करके आ रहा है, उसने बकरी भी पालन किया हुआ है, और वो मजदूरी करने भी जाता है, और इस तरह से उसकी वो कुछ बर्तन भी बना लेता है, कुछ बर्तन भी बनाता है, वो सब्जी उगाता है तो बेचने भी जाता है। तो ऐसा उसका पोर्टफोलियो है।
तो आपको पोर्टफोलियो के एलिमेंट्स पे काम करना पड़ेगा। इसलिए हम लाइवलीहुड पोर्टफोलियो या बास्केट बनाते हैं। उसमें हम कृषि है, पशुपालन है, उसमें छोटे मोटे और कुछ कौशल के विषय है। वो कृषि में कई सारी गतिविधियाँ आती हैं, पशुपालन में कई सारी गतिविधियाँ आती हैं। उसमें कुछ आजकल जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, कुछ प्रोडक्टिव करना चाहती हैं, जैसे किसान क्लब में ही हमने एक कस्टम हायरिंग सेंटर भी डेवलप किया कि कुछ इक्विपमेंट्स भी उनको मिले जिसको वो रेंट कर सकते हैं और उससे कुछ पैसे कमा सकते हैं। वो किसान जैसे मतलब कृषि यंत्र जैसे छोटा एक मिनी टीलर है, उस टीलर को किसान लोग अपने सुविधा के अनुसार उपयोग कर सकते हैं, उसको रेंट कर सकते हैं, 2 पैसे कमा सकते हैं, अपने क्लब को मजबूत बना सकते हैं। तो इस तरह के पूरे पोर्टफोलियो की चिंता करते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जिससे क्षमता लॉन्ग टर्म विकसित होती है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग या क्षमता निर्माण, जिसमें हम प्रशिक्षण की श्रृंखला चलाते हैं। जो भी बात वहाँ काम होता है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, उस पे सतत प्रशिक्षण कैसे चले यह सुनिश्चित करना। और ये 3 बिंदु पे हम काम कर रहे हैं फिलहाल। इसके अलावा जो आपने पूछा कि आप वन पे काम करते हैं कि नहीं, हाँ। तो जब समेकित काम करने जाएंगे तो आपसे वन भी नहीं, हाँ, स्वाभाविक रूप से ये वन भी नहीं छूटेगा, कौशल भी नहीं छूटेगा। तो इंटीग्रेटेड होके उनकी आवश्यकताओं पे काम करेंगे तो हमें इन सभी चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता पड़ती है, लोगों को जोड़ना पड़ता है और धीरे धीरे उन्हीं के अंदर उस तरह के ट्रेनर भी विकसित करने होते हैं। क्योंकि कल को अगर हम नहीं रहेंगे तो ऐसा ना हो कि ये विषय समाप्त हो जाए, तो उनके अंदर वो ट्रेनर्स भी विकसित करते हैं, कुछ उद्यमी भी विकसित करते हैं। अच्छा देवाशीष जी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होता है किसी भी समाज के लिए कि एक तो है कि डेवलपमेंट करने कोई जा रहा है या कहीं कोई जा रहा है तो अपने नज़रिए से वो डेवलपमेंट करता है, और दूसरा डेवलपमेंट का है कि वहाँ के नज़रिए से डेवलपमेंट होता है। बट मेरा साफ साफ कहना है कि वहाँ की संस्कृति भी बची हुई रहे और विकास भी हो जाए। उसके लिए कुछ आपका माने आप करते हैं या आपके पास कोई कंसेप्ट है इस प्रकार का? बिल्कुल, मतलब अगर व्यक्तिगत चिंतन की मैं बात कहूँगा, इसको मैं सामाजिक परिभाषाओं में नहीं जोड़ता हूँ, लेकिन अगर विकास की हम परिकल्पना करें तो विकास की परिभाषा को देखें तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के चतुर्विध जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये हर युग में व्यक्ति उन्हीं को पूरा करना चाहता है। और बदलते युग में युगानुकूल जब इन चीज़ों को आप पूर्ण कर पाते हैं तो आप विकसित अवस्था में हैं। तो ऐसे मैं विकास को देखता हूँ। तो अगर संस्कृति का एलिमेंट अधूरा रहा तो विकास इनकम्प्लीट है। तो उनके जो सांस्कृतिक पर्व त्योहार है, उनकी जो संस्कृति के एलिमेंट्स हैं, उनको साथ लेकर ही हम चलते हैं। संस्कृति का जो मानदंड है, बिल्कुल जी, तो उनके जो संस्कृति के मानदंड हैं कि वो फलाना पूजा करके ही ये काम को शुरुआत करेंगे, हाँ। तो हम उनके पीछे चलते हैं। हम आगे चलने वाले नहीं हैं, हम सहयोगी हैं। हम बार बार स्पष्ट करते हैं अपने टीम को भी, सबको, कि हम सहयोगी हैं। हमको उनके अंदर का वह एलिमेंट जगाना है कि वह स्वतः स्फूर्त चलें, स्वाभिमानी रहें, स्वावलंबी रहें, आत्मनिर्भर रहें। क्या प्रभाव आपको देखने को मिला है इसका? जी, प्रभाव तो बहुत ही सुंदर देखने को मिला। हम बहुत ही भाग्यशाली संस्था है, हमारी टीम है, ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, टीम काम करती है कि जिन भी क्षेत्रों में हम काम करते हैं 6 महीने के अंदर ये स्थिति आती है कि 300, 400, 500 किसान हमारे बैठकों में आने को तत्पर रहते हैं। तो हम इसको बहुत बड़ी हम विश्वास को एक पूंजी मानते हैं, और अगर लोग हमारे साथ हैं तो उनका सारा संसाधन हमारे साथ है, सारी बुद्धि विवेक सब कुछ हमारे साथ है, और हमारी रचनाशीलता और उनकी साझा रचनाशीलता कोई भी संभावना को करके दिखा सकती है। अच्छा, आप तो पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, खास करके जैसे आपके उसमें मैंने देखा है कि आप झारखंड में भी कर रहे हैं, फिर छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी कर रहे हैं, रिसर्च पर भी आपका काम है, डेवलपमेंट के रिसर्च पर। तो हमारा जो झारखंड है वो अन्य प्रांतों से कितना भिन्न है, या यहाँ किस प्रकार से कोई भी काम हम कर सकते हैं, या दूसरे जगह जो चैलेंज है यहाँ वो चैलेंज है कि नहीं है? तो इसमें कोई मतलब खास करके डिफरेंस? बिल्कुल डिफरेंस है। देखिए, कई बार जो विकास के मानक मानदंड जो इंडिकेटर्स हैं उसके मामले में कई बार झारखंड राज्य में 24 में से 19 जिले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, आकांक्षी जिले हैं। झारखंड राज्य में जनजातियों की संख्या 26, जनसंख्या 26% है। लगभग हमारे यहाँ जंगल भी पर्याप्त है, नदियाँ भी पर्याप्त है, सब कुछ है। दूसरे प्रांतों की चुनौतियाँ कुछ अलग हैं, वहाँ के लोगों की चिंतन शैली, जीवन शैली भी कुछ अलग है। तो इन सारे चीज़ों को, जैसे छत्तीसगढ़ में हम काम करते हैं जी,
छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? जी, छत्तीसगढ़ में हम सूरजपुर जिला, सरगुजा जो संभाग है, जो प्रमंडल है उनका, उसमें सूरजपुर जिला, बलरामपुर जिला और रायगढ़ जिला में काम करते हैं हम। इसी प्रकार का वहाँ पर हाँ, भी इसी प्रकार का संकुल आधारित काम जी। वहाँ भी करते हैं। और वहाँ के लोगों की जीवन शैली, क्योंकि जनजाति समाज में एक जनजाति से दूसरी जनजाति में आप जाएंगे तो जीवन शैली, संस्कृति में परिवर्तन आता है, हाँ, भिन्नता भिन्नता आती है, आती है, देखने को लेकिन मिलती है। एक कठोर बात, एक कठोर सत्य अपने राज्य का है कि हमारे यहाँ पलायन की विभीषिका बहुत तेजी से बढ़ रही है। पूरी की पूरी पीढ़ी पलायन करती है, कई बार पति पत्नी दोनों पलायन करते हैं, और इससे क्या है कि आने वाली पीढ़ी का जो निर्माण होगा वो प्रभावित होता है। इस पे ये बड़ी चुनौती है। सभी हित चिंतकों को गंभीरता से सोचने की बात है कि हम इस पलायन को कैसे पूरी तरह से ना रोके तो कैसे कम से कम नियंत्रित तो करें, है ना। नहीं तो कल को हमारी संस्कृति भी प्रभावित होगी, हमारी आजीविका प्रभावित होगी, हमारे संसाधन अनाथ रह जाएंगे। ये सारा कुछ चुनौती हमारे। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? संदेश, मैं निवेदन यही करूँगा कि हम सब मिलकर संवेदना बनाए रखें, समाज के बारे में व्यापक चिंतन करें, और उत्पादन, उद्यमिता और सहकार ही सफलता के मार्ग हैं। इसके लिए जो संभव हो संवेदनशीलता से करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा देवाशीष जी हमारे स्टूडियो में आप आए। खास करके विकास की जो अवधारणा है, विकास का जो सिस्टम है, और जो आधुनिक विकास के जो मानदंड हैं पूरी दुनिया में, उससे हम भिन्न, हमारा ग्रामीण परिवेश किस प्रकार से भिन्न है, ऐसे तमाम विषय पर हमने थोड़ी संस्कृति की भी चर्चा की, हमने थोड़े जंगल की, ज़मीन की, जन की, सारी चिंतन और सारा चीज़ किया। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आगे भी अपने दर्शकों के बीच उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ हम विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार। नमस्कार। अब तो 1 मिनट का है।